हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है इसमें हम देख सकते हैं कि चाइनीज़ मीडिया जो है कैसे दूसरे के जो फेलियर्स है उससे उनको खुशी मिलती है, और चाइना के इसी सेल्फिश नेचर की वजह से आज एशिया के बीच एक अच्छी यूनिटी नहीं बन सकी। इस मीडिया रिपोर्ट में चाइनीज़ मीडिया जो है वो इंडिया के एक रॉकेट फेलियर को लेके लिटरली जश्न मना रहे हैं। मतलब ये एक नीच देश के एक निशान जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे वो कोई देश हो या फिर अगर आप आसपास के पड़ोस में भी देखें तो ऐसे कुछ लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो दूसरे के फेलियर्स और दूसरे के कुछ खराब होने से वो खुश होते हैं, और जो दूसरे लोगों को पीछे खींचने की मंशा रखते हैं वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाके, चाहे वो कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन एक टाइम पे जाके वो पीछे ही हो जाते हैं। और भगवान की भी क्या लीला है, चाइना ये भूल गया था कि कर्मा इज अ बिच, और ऊपर से भगवान भी यही सोच रहे होंगे कि इंडिया के फेलियर पे तुम लोग इतना जश्न मना रहे हो तो तुम्हारा जो B3 रॉकेट है जो धरती पे वापस आने वाला है उसको मैं डिस्ट्रॉय तो करूंगा ही, और उसका डेब्रिज जो है मैं इंडिया पे ही गिराऊंगा ताकि इंडिया भी जश्न मना सके। खैर इंडिया तो वैसा देश नहीं है कि दूसरे के फेलियर पे जश्न मनाए, लेकिन जब बात चाइना की आती है तो टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा है और जैसा उनका काम है कहीं ना कहीं उनको वो बूमेरांग होके उन्हीं के पास वापस आता है। तो चाइनीज़ मीडिया जो है वो तो इंडिया को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ना ही इंडिया को या फिर ना ही इंडिया के स्पेस अचीवमेंट्स को। लेकिन अगर आप इंडिया के स्पेस अचीवमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आपको एक बहुत अच्छी ऑडियो बुक कुकू FM पे मिल जाएगा। इस ऑडियो बुक का नाम है इंडियन उड़ान फ्रॉम चंद्रयान टू मंगलयान, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे जो मिशन है चंद्रयान और मंगलयान और भी बहुत सारे मिशन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इस ऑडियो बुक में आपको बताया गया है। कुकू FM एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। अभी कुकू FM पे चल रहा है अप्रैल एंड सेल्स, मतलब आज से लेके 1 मई तक अगर आप कूपन कोड अप्रैल 50 का अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 50% डिस्काउंट। मतलब इसकी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस है 399 रुपीज का, वो आपके लिए हो जाएगा सिर्फ 199 रुपीज, और सिर्फ 199 रुपीज से आप कुकू FM की पूरी ऑडियो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स का मैं एनालिसिस करूंगा, और अगर कोई इंडिया के बारे में नेगेटिव कमेंट हुआ तो आप तो मेरा रेपुटेशन जानते ही है, तो हेडफोन जरूर यूज कीजिएगा। और चलिए वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। 12 अगस्त 2021 अकॉर्डिंग टू हिंदू न्यूज़पेपर, भारत ने दुनिया के सामने एक और मजाक बनाया। इंडियन कैरियर रॉकेट JSLV F10 ने कांटेक्ट खो दिया स्पेस सेंटर में लॉन्च होने के 5 मिनट बाद से। रिपोर्टर ने यह भी मेंशन किया था कि कैरियर सैटेलाइट EOS-3 को सीधे खत्म कर दिया गया था। रिमेंबर कि ये रॉकेट भारत का महान अंतरिक्ष सपना था। इसने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, स्पेशली चाइना के सेंजो 12 के सक्सेसफुल लॉन्च को देखने के बाद। वे अपनी एरोस्पेस ताकत साबित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय रॉकेट फिर से एक कॉमेडी का मंच बन जाएगा, और ये अभी भी एक लाइव ब्रॉडकास्ट है। यही तो प्रश्न है, भारतीय रॉकेट बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? क्या सभी कार्यों में विफल होने के बाद भारत का फ्यूचर स्पेस ड्रीम सफल हो सकता है? आज हम आपको भारत के अद्भुत एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में और इसके पीछे के सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में स्पेस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ चाइना, USA और रशिया ने एक के बाद एक अपनी स्पेस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया है, और चाइना इनिशियल सैटेलाइट से प्रेजेंट टायागोंग स्पेस स्टेशन तक डेवलप हुआ है। सभी को ताज पहनाने के लिए 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन कर दिया जाएगा। आउटर स्पेस में केवल चाइना का एकमात्र स्पेस स्टेशन बचेगा। इस कारण से कई देश चीन के स्पेस स्टेशन में एक्टिवली ज्वाइन करना चाहते हैं और एरोस्पेस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। स्पेस में हमारे अचीवमेंट्स को देखकर हमारे पड़ोसी भारत बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। वे अपने आप से सोचते हैं को आकाश में नहीं ले जा रहा है, हम भी कर सकते हैं। क्लियर है कि स्पेस में भारत की क्षमता वास्तव में आयरॉनिक है। उदाहरण के लिए JSLV F10 रॉकेट को ले। इसे बनाने के लिए भारत ने रशिया से एक प्रोफेशनल क्रायोजेनिक लिक्विड खरीदने के लिए अपने सभी एफर्ट्स को लगा दिया। दूसरे शब्दों में भारत को पूरी दुनिया के लोगों के सामने एक भारतीय सैटेलाइट लॉन्च करना है। ये मेंशन किया गया था कि सनसनीखेज प्रभाव पाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च को विशेष रूप से लाइव ऑनलाइन किया है, और इस खुशी को दुनिया भर के लोगों के साथ शेयर करने के लिए डिटरमाइन किया गया था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रॉकेट लिफ्ट ऑफ के 5 मिनट के भीतर संपर्क खो देगा, और वे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 को निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाएंगे। इवन जो कमांड सेंटर जमीन में है वो भी कंफ्यूज्ड है। उन्होंने बस एक दूसरे को देखा। शायद भारत ने इतना बड़ा मजाक बनने की उम्मीद नहीं की थी जब उन्होंने शो ऑफ किया था। इस बार जिस बात ने लोगों को हंसाया और रुलाया
मतलब वो ये है कि भारत 8 महीनों में 2 रॉकेट लॉन्च करने में नाकाम रहा। अन्य देशों के एरोस्पेस क्षेत्र में ये एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल है। रिमेंबर कि रॉकेट सामान्य हथियारों से अलग होते हैं। उनकी कॉस्ट और लॉन्च की कॉस्ट बस चौंका देने वाली होती है। उदाहरण के तौर पर यूएसए द्वारा लॉन्च किए गए डेल्टा रॉकेट को लें। प्रत्येक लॉन्च की कॉस्ट कम से कम $140 मिलियन है। ये 700 मिलियन युआन से अधिक के बराबर है और इंटरमीडिएट लिंक्स भी छोड़े गए। भारत की जनता काफी नाराज है। आई होप कि भारत सरकार रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे सकती है। फेलियर के बाद भारत सरकार ने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम को सेटअप किया। इन्वेस्टिगेशन के मामले में इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है। सभी ने खुद को चेक किया जब बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया, पर वो रॉकेट गिर गया, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं थे जितने लोगों ने सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, भारत में झारखंड बांध की कॉस्ट नियरली 22 बिलियन रुपीस थी। ये 42 वर्षों से बनाया जा रहा था और 24 घंटों से भी कम समय में ढह गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली चूहों पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि चूहों ने छेद कर दिया, जिससे बांध की नींव में अस्थिरता आ गई। अंत में इसके कारण बांध ढह गया। कुछ भारतीय ऑफिसर्स ने सीधे तौर पर कहा कि रॉकेट लॉन्च का फेलियर महामारी के कारण हुई थी। भारत सरकार का मानना है कि महामारी के प्रकोप के कारण जीवन में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इससे कैपिटल चेन में प्रॉब्लम्स पैदा हुई, इसलिए रॉकेट आधा टूट गया। जाहिर है ये जिम्मेदारियों से भागना है। भारतीय लोगों की लगातार आलोचना से ऑफिशियल डिपार्टमेंट सामने आया और रॉकेट लॉन्च फेलियर के रियल रीजन को अनाउंस किया। रॉकेट लॉन्च फेलियर का सबसे सीधा कारण तीसरे चरण के लो टेम्परेचर वाले इंजन का फेलियर है। ये अजीब है कि EOS-3 सैटेलाइट प्रीसेट ऑर्बिट में एंटर करने में फेल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉन्च फेलियर हो गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आंकड़ों के अनुसार कैरियर रॉकेट JSLV F10 लॉन्चिंग के प्रोसेस में थे। पहले 2 इंजन अभी भी नॉर्मली काम कर रहे हैं, सिर्फ थर्ड स्टेज इंजन फेल हो गया। व्हाट इज द रीजन? इस रीजन के लिए भारतीय पक्ष ने कड़ी जांच की। रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था। ये थर्ड स्टेज इंजन भारत में ही डेवलप किया गया इंजन था। शायद भारत सफल होने के लिए बहुत उत्सुक था और दुनिया के लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहता था। यहाँ तक कि ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट भी अवेलेबल था। क्या अभी भी एक डोमेस्टिक इंजन है, लेकिन ये क्लियर है कि भारत अभी भी अपने क्षमताओं को कम आंक रहा है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले की तरह ही भारत में JSLV मार्क नाम का एक रॉकेट था। तीसरे चरण में इंजन के प्रज्वलन डिवाइस के साथ प्रॉब्लम्स के कारण ये रॉकेट भी लॉन्च करने में फेल हो गया था। लेकिन ये फेलियर महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बार बार गलतियां होती थी। फाइनल एनालिसिस ने प्रूव कर दिया कि भारत की अपनी ताकत पर्याप्त नहीं थी, लेकिन भारत इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये एरोस्पेस क्षेत्र में अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना चाहता है, एक के बाद एक। इस बार कैरियर रॉकेट JSLV F10 पर ले जाए गए। सैटेलाइट EOS-3 के पास भी एक ग्रेट संसाधन रहा है। सैटेलाइट EOS को आई इन द स्काई के रूप में भी जाना जाता है। ये बाहरी स्पेस में लगे एक कैमरे की तरह है जो जमीन की स्थिति पर बेहद हाई रेजोल्यूशन के साथ नजर रख सकता है। साथ ही सैटेलाइट में बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल लेंस और इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन लेंस भी होते हैं, जो जमीनी टारगेट की तस्वीरें लेते समय इंफ्रारेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। अगर इंडिया उस सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करता है तो अन्य देश रिलेवेंट एक्शन लेंगे। वे काफी हद तक भारत की नजरों में बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए अनडाउटेडली इस फेलियर ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत कुछ साल पहले ही सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहता था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे इस साल तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि आप रिजल्ट देख सकते हैं, भारत में स्किल कम है, लेकिन इसके एम्बिशंस बड़े हैं। भारत ने केवल रॉकेट्स में ही काफी बार ट्राई नहीं किया, बल्कि स्पेस इंडस्ट्री के अन्य क्षेत्रों में भी ट्राई किया है। चंद्रमा हमेशा पहला पड़ाव रहा है जिसे दुनिया भर के देश जीतना चाहते थे। 1960 के दशक में यूएसए के अपोलो मून लैंडिंग प्रोग्राम ने दुनिया को चौंका दिया था। चंद्रमा पर उतरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। 2005 में जुआन प्रोजेक्ट की चंद्रमा लैंडिंग प्लान लॉन्च की। भारत ने इसे देखा। भारत ने चीन से आगे चांद पर उतरने की भी धमकी दी और चांद पर उतरने के कई प्लान सामने रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 डायमेंशनल इमेजिंग, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन आदि थे। दुर्भाग्य से चीन के स्पेस स्टेशन अब खुले हैं, जबकि भारत अभी भी रॉकेट लॉन्च के चरण में है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि रॉकेट लॉन्च के फेलियर के साथ भारत ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने खुद के सैटेलाइट को आउटर स्पेस में नहीं भेजा है।
आई हैव टू से कि भारत अभी भी डींगे हाँकने में अच्छा है। तो सवाल ये है कि 1 अरब से अधिक की आबादी वाला भारत एक योग्य रॉकेट भी नहीं बना सकता। लॉन्च के दौरान या तो कोई विस्फोट हुआ या टूट गया। क्या भारत में फेंगशुई से कोई प्रॉब्लम है? जाहिर है वहाँ ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। भारत ने इस साल फरवरी के शुरुआत में सक्सेसफुली एक कमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया। इसके रॉकेट ने ब्राजील के सैटेलाइट अमेज़न 1 को कैरी किया। वो स्टैंडर्ड कॉमर्शियल लॉन्च प्रोजेक्ट था। भारत ने उस समय पूरी प्रक्रिया का ब्रॉडकास्ट लाइव किया था। अधिक धन्यवाद व्यक्त किया कि 19 सैटेलाइट्स को सूर्य की ऑर्बिट में रॉकेट के धीरे धीरे बढ़ने के साथ स्थापित किया गया था। इनफैक्ट भारत ने शुरुआत में एरोस्पेस क्षेत्र में एक स्थान पर कब्जा कर लिया था। हालांकि ये यूएस के सपोर्ट से इंसेपरेबल था। भारत यूनाइटेड स्टेट के समर्थन के कारण थोड़ा अभिमानी था। एक दिन उसने घोषणा की कि वह एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा और अगले दिन उसने चीन से आगे निकलने की धमकी दी। आइए उदाहरण के रूप में हाई ट्रस्ट रॉकेट इंजन को ले। भारत हमेशा दूसरों पर निर्भर था। रूस के तकनीकी समर्थन के नुकसान के कारण भारत अपना इंजन नहीं बना सकता है। फेलियर के नंबर्स केवल अपमानजनक है। कुल 8 लॉन्च किए गए, जिनमें से 4 विफल रहे आधे रास्ते में, और विफलता दर 50% की है। बार बार फेल होने का ये भी मुख्य कारण है। आखिरकार तकनीकी स्तर काफी ऊंचा नहीं है, इसलिए केवल इंडिकेटर्स को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इसलिए भारतीय रिसर्चर्स ने मेंडर का काम लिया। आइए उदाहरण के रूप में कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट लेते हैं। चूंकि भारत इसे नहीं बना सकता, वे इसके बजाय केवल स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। याद रखें कि दशकों पहले स्टेनलेस स्टील का सफाया कर दिया गया था। आधुनिक एरोस्पेस के अनुसंधान और विकास में इसका उपयोग करना तो दूर की बात है, लेकिन भारत एक अनयूजुअल रास्ता अपना रहा है। भारी होते हैं, उनका कुल वजन 200 टन से अधिक है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि इतना भारी रॉकेट आकाश में कैसे जाएगा। लास्ट में रॉकेट का तीसरा चरण इंजन सीधे फेल हो गया इनसफिशिएंट पावर के कारण। ये देखा जा सकता है कि भारतीय रॉकेट की लगातार गलतियों का सबसे बड़ा कारण उनकी इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेवल है। लेकिन बार बार हार के बाद ये असफलता भारत के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर भारत का बहादुर बनने का रवैया देखने लायक है। हालांकि अगर भारत वास्तव में एरोस्पेस फील्ड में फर्क करना चाहता है, तो इसके लिए सुझाव है कि चाइना की प्रैग्मेटिक स्पिरिट से कुछ सीखे। क्या आपको लगता है भारत भविष्य में अपने अंतरिक्ष सपनों को साकार कर सकता है? तो सबसे पहले जिमी 14582 ने लिखा है कि इंडिया सच में एक मैजिकल देश है जो कि हमें अच्छा हंसा लेता है। मैं ये कभी भी गेस नहीं कर सकता कि इंडिया के बारे में अगला न्यूज़ क्या होगा। तो बता दूं, जिस फेलियर को लेके ये लोग इतना उछल रहे हैं, तो क्या हुआ कि इसरो की GSLV F10 की जो उड़ान थी पिछले साल के अगस्त महीने में, वो फेल किया था एक वाल्व के मैल फंक्शनिंग के लिए। उस मैल फंक्शनिंग की वजह से, जिसके चलते लिक्विड हाइड्रोजन टैंक में जो है वो प्रेशर जो है बन नहीं पाया, इनसफिशिएंट प्रेशर था। लेकिन अगर हम GSLV फैमिली के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल 14 लॉन्चेस हुए हैं, जिनमें 8 सक्सेसफुल थे और 4 फेलियर्स थे और 2 जो है वो आधा सक्सेसफुल थे। तो किसी भी देश का सक्सेस टू फेलियर रेशो इतना होता ही है। और अच्छी बात है कि इंडिया खुद को इम्प्रूव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में काफ़ी सारे GSLV लॉन्चेस जो है पेंडिंग में है और आशा है कि वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। और अगर फेलियर भी होता है तो हमारे देश के जो पॉपुलेशन है, कोई भी देश 100% सक्सेसफुल नहीं है, और चाहे कुछ भी हो, हमारा देश जो ट्राई कर रहा है इसके लिए हमें पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करना चाहिए। जब एक हाथी सीधा चलता है तो आसपास कुत्ते तो भौंकते ही हैं, चाइना जैसे कुत्ते। तो उसको लेके मैं ज़रूर ट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया को बड़े लेवल पे कभी भी इन कुत्तों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद जेंगवेई ली ने कमेंट किया है कि अभी जब एपिडेमिक चारों ओर फैला हुआ है और एक टेंस सिचुएशन है, तो इंडिया हमें हंसा के एंटरटेन कर रहा है। वैसे मैं भी एक कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि इंडिया की इंटेंशन जो है वो सच में अच्छा है, क्योंकि इंडिया को अभी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चाइना की जो हालत है, जो ज़ीरो कोविड सिचुएशन है अभी, तो तुम्हारे जैसे बेचारे चिंदी चीनियों के लिए घर में बैठ के हंसने और हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है वैसे। उसके बाद चैन वेंडी ने कमेंट किया है कि ये कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है। 1.3 बिलियन लोगों ने रॉकेट को एक साथ आसमान में उड़ते देखा और गिरते देखा, तो सरकार की ओर से सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, चाहे वो नेशनल ऑनर हो या फिर नेशनल सेटबैक। लेकिन एक देश के लोग जब इकट्ठे होके अपने देश का बर्डन एक साथ शेयर करते हैं, तो इससे लोगों के बीच रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथन होती है, यूनिटी बढ़ती है और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सक्सेस कम थ्रू काउंटलेस सेटबैक्स। ये सब करने की जगह अगर हम लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश करें तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा। हैव ए सक्सेसफुल डे। वन ऑफ द रेयरेस्ट सेंसिबल कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन। उसके बाद AYV ने कमेंट किया है कि क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर देयर नेवर गिव अप एटीट्यूड, गुड लक। उसके बाद एरिक हसू ने कमेंट किया है कि
इंडियन रॉकेट को लगता है कोविड हो गया था, इसीलिए लॉन्च जो है वो फेल हो गया। पुअर रॉकेट। हाँ बिल्कुल, कोविड-19 तो हुआ ही था और वापस नीचे गिरते समय चाइना के B3 रॉकेट के मुंह पे शायद 3 बार थूका था, जिस थूक से चाइनीज रॉकेट को भी कोविड हो गया और वो भी फिर नीचे गिर गया। उसके बाद लुइस कू ने लिखा है कि यूएस शटल्स भी एक्सप्लोड किया है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मरे हैं। यूरोपियन एरोस्पेस की भी बात करें तो आधे से ज्यादा लॉन्चेस जो है वो फेलियर थे। तो स्पेस रॉकेट के जो लॉन्चेस है वहां पे फेलियर होता ही है। फेलियर और सक्सेस दोनों ही एक इनएविटेबल प्रोसेस है स्पेस लॉन्चेस का। उसके बाद डेविड चू ने लिखा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉमन लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर सकता था तो ये बहुत ज्यादा होता, ना कि ऐसे बड़े बड़े मिशन पे इंडिया को पैसे स्पेंड करना चाहिए। दीज आर ऑल फॉल्स। अबे चूतिए, बहुत सारे इंडिया में भी ऐसे चूतिए हैं जो कि सेम चीज कहते हैं, लेकिन ये जो इसरो के सक्सेस के बाद कितने सारे फॉरेन देश जो है इंडिया को सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और भी बहुत कुछ, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे देशों से आया। दैट मीन्स पैसे, एम्प्लॉयमेंट, फ्री की रोटी कपड़ा जो ये बहुत सारे पार्टीज करते हैं, ये फ्री की रोटी कपड़ा मकान, ये मेंटेलिटी छोड़ो। और दूसरे देशों को भी मैं बोल रहा हूँ, दूसरे देशों के लोग तो चलो फिर भी बोलेंगे ही, लेकिन एज एन इंडियन हमें तो अपने देश के अंदर जो चल रहा है वो पता ही होना चाहिए कि फ्री का रोटी कपड़ा मकान पाने से बहुत अच्छा है कि कोई इनकम सोर्स जनरेट हो जहाँ पे लोग काम करके कमा के खा पाए। तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फैक्ट्रीज, ये सब कई ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इससे इन द लॉन्ग टर्म लोग काम करके कमा के खा पाएंगे। उनको ये कुत्ते पॉलिटिशियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जो फ्री के रोटी कपड़ा मकान दे के लोगों से वोट खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।